शहनाज, अक्सर ना लोगों को अपने छोटे छोटे केसेस के लिए बार बार कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं और ऐसे में क्या होता है ना कि तारीखें बढ़ती रहती हैं और उनकी परेशानियां भी बढ़ती हैं। कितना अच्छा होना कि कोई भी जो केस हो उनका वो सही वक्त पर सही तरीके से और कम टाइम में सॉल्व हो जाए। तो बिल्कुल अतिका जी, और ये मुमकिन है क्योंकि 9 मई को लगने जा रही है लोक अदालत, वो भी आपके आसपास, न्याय आपके द्वार, जहां पे हर मामलों का होता है समाधान आसानी से और आपसी सहमति से। जी हाँ, लोक अदालत यानी न्याय आपके द्वार, और ये सिर्फ एक नारा नहीं है बल्कि एक समाधान भी है। और आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं एक बेहद ही खास मेहमान। तो हमारे साथ हैं संजीव पांडे जी, HJS मेंबर सेक्रेटरी, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। नमस्कार। और इसी के साथ दर्शकों, हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़ रही हमारी बहुत ही एक खास मेहमान डॉक्टर मनु कालिया जी, HJS मेंबर सेक्रेटरी, यूपी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम डीडी मॉर्निंग शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। तो संजीव सर, सबसे पहले आप ही से हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि राष्ट्रीय लोक अदालत आखिर होती क्या है और इसका ओरिजिनल पर्पस क्या होता है। राष्ट्रीय लोक अदालत ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक मैकेनिज़्म है। इसमें पूरे राष्ट्र में एक ही समय पे लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। ओके। लोक अदालत में जितने भी न्यायालय में लंबित मामले हैं, जो प्री लिटिगेशन मामले हैं, इनका निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य ये है कि सस्ता, सुलभ व त्वरित न्याय सभी को प्रदान किया जाए। इसका ये भी उद्देश्य है कि जो न्यायालय में इतने सारे मामले लंबित हैं उनका निस्तारण किया जाए ताकि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मनु जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि हम स्टेट लेवल की बात करें तो यहाँ पर लोक अदालत का जो आयोजन होता है उसमें UPSLSA की क्या भूमिका होती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि जैसा कि अभी संजीव सर ने बताया कि नेशनल लेवल पे जो है एक पूरे नेशन के लिए स्ट्रेटजी बनाई जाती है, एक नेशनल कैलेंडर तैयार किया जाता है कि कब कब जो राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। और स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को शुरू में ही ये कैलेंडर प्राप्त हो जाता है और मैं ये समझती हूँ कि पूरा साल हम लोग इसकी तैयारी करते हैं। और सिर्फ ये तैयारी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ही नहीं करती, हमारे न्यायालय, क्योंकि कई बार मैंने देखा कि लोगों के मन में ये वहम होता है कि लोक अदालत जो है उसमें कोई और लोग होते हैं या कोई और पार्टिसिपेंट होते हैं। जी। जैसा कि राष्ट्रीय स्तर पे हमारे जो मुख्य न्यायाधीश है, भारत के मुख्य न्यायाधीश है, उनके संरक्षण में तथा जो सीनियर मोस्ट जज है उनके मार्गदर्शन में नालसा कार्य करता है, उसी तरह से राज्य स्तर पर जो उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश है वो हमारे संरक्षक है तथा जो सीनियर मोस्ट जज है वो हमारे, उनका मार्गदर्शन सालसा को प्राप्त रहता है। और सालसा स्टेट लेवल पे है और उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कार्य करती है। जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है उसको जो सीनियर डिवीजन कैडर के ऑफिसर है, जुडिशियल ऑफिसर ही उसको उसमें जो उसके सेक्रेटरी रहते हैं। और जिला स्तर पर जो जिला जज है वो ही आपके डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के चेयरमैन रहते हैं। तो ये एक ड्यूअल रोल है। यद्यपि हम लोग जब स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में काम करते हैं तो हम लोग कोर्ट्स नहीं देखते, हमारा कार्य जो है वो सिर्फ लीगल एड और नालसा की गाइडलाइंस में काम करना है। बट मैं ये समझती हूँ कि ये ह्यूमन फेस है जुडिशरी का, जहाँ पर हम अपने ही जो हमारा रेगुलर साइड में जो हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं, जैसे मान लीजिए कि एक जज जो है जब रेगुलर साइड में कोर्ट में बैठ रहा है तो उसको ये पता है कि इस मामले में इतना न्यायिक विवेक या इतना समय लगाने की जरूरत नहीं है। तो सालसा जो है, सालसा का रोल ये रहता है कि हम लोग यहाँ पर जो हमारे पास कैलेंडर है उसके हिसाब से हम डिस्ट्रिक्ट्स को गाइडलाइंस देते हैं कि आप लोक अदालत का आयोजन करिए। लेकिन लोक अदालत के आयोजन में जो हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स हैं थ्रू आउट द स्टेट, वो जब अपनी कोर्ट में बैठते हैं तो वो केसेस आइडेंटिफाई करते हैं, उन केसेस में वो
पक्षकार चाहे स्वयं कहे या दोनों पक्षकार स्वयं कहे या न्यायालय को ये लगे कि ये मामला लोक अदालत में सुलझाया जा सकता है, तो उन केसेस की आइडेंटिफिकेशन होती है और हम लोग ये समन्वय स्थापित करते हैं, शासन के साथ ये समन्वय स्थापित करते हैं कि किस तरह से पक्षकारों को नोटिस जारी हों और जैसे सबसे पहले तो ये है कि इसके बारे में लोग अवेयर हों, कैंपेन जारी हो। बिल्कुल मैम, और आगे बिल्कुल इस पर हम विस्तार से और चर्चा करेंगे। तो सर आपसे यहाँ जानना चाहेंगे कि जो नालसा है वो देश भर में लोक अदालतों का जो आयोजन है वो कैसे और किन स्तरों पर करता है? नालसा इसके लोक अदालत का आयोजन करने के लिए पॉलिसी बनाता है, इसके लिए डायरेक्शंस इशू करता है। इसी पॉलिसी और डायरेक्शन के अंतर्गत पूरे देश में लोक अदालत का आयोजन एक ही समय पे किया जाता है। ओके। राज्य के स्तर पर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और तालुका स्तर पर तालुका लीगल सर्विस अथॉरिटी इसका आयोजन करते हैं। ओके। ये नालसा के सुपरविजन में, नालसा की डायरेक्शन में इसका आयोजन पूरे देश में किया जाता है। जी बिल्कुल, तो हम बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और तो मनु जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आम नागरिकों को लोक अदालत के बारे में जागरूक करने के लिए यूपीएसएलएसए मतलब क्या कदम उठा रहा है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, आम नागरिकों को यूपी की जो आम जनमानस है उनको अवेयर करने के लिए कि लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। स्टेट लेवल पर भी हम लोग इस तरह की कैंपेन चलाते हैं, चाहे उस पर एडवर्टीजमेंट हो, होर्डिंग्स हो, पैम्फलेट्स हो और जैसे हमारा जो यहाँ पे यूपी में जो दूरदर्शन है उसमें उनके नीचे वो स्क्रोल्स चलाना और चाहे वो हमारी बसेस हों, बसेस में पोस्टर्स लगाना, रेलवे स्टेशन या जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है वहाँ पर पोस्टर्स लगाना, नुक्कड़ नाटक का आयोजन करना और जो हमारे लॉ कॉलेजेस हैं, लॉ कॉलेजेस के बच्चे जो 4th 5th ईयर में हैं उनको इस कैंपेन में इन्वॉल्व करना और विभिन्न प्रकार की जो भी जैसे टॉक शोज हैं या FM चैनल्स हैं या रेडियो चैनल्स हैं उनमें इस तरह की एडवर्टीजमेंट देना और इस जो कैंपेन है उसको लगातार हम लोग बढ़ाते हैं और ये कैंपेन स्टेट लेवल पर ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी, चाहे वो उनके वहाँ पे लोकल चैनल्स हो उनमें एडवर्टीजमेंट करना और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ में जो हमारे सचिव हैं वो गांव-गांव में जाके इसका प्रचार प्रसार करते हैं। अभी नालसा ने हमें बहुत प्रत्येक जिले के लिए एक व्हीकल हमें यहाँ पे दिया है, तो वो व्हीकल जो है वो लगातार गांव-गांव में जाके प्रचार प्रसार कर रहा है। उसमें हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स रहते हैं, हमारे लीगल एड काउंसिल्स रहते हैं और लगातार लोगों को ये बताया जाता है कि आपका मुकदमा जो है लोक अदालत में लगने लायक है, वो इस तरह का मामला है कि लोक अदालत में उसका निस्तारण की कोशिश की जा सकती है और लोगों में ये एक और वैसे भी लोक अदालत की एक्सेप्टेंस लोगों में है। जब लोक अदालत के लिए लोग आ रहे हैं तो वहां पर वो उसके केस के समाधान के लिए आ रहे हैं। तो हम लोग नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर रहे हैं, मे बी हम लोग मतलब जो भी इनोवेटिव तरीके हो सकते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, हमारे फेसबुक पेजेस हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं, तो उनमें भी हम लगातार वीडियो और ये सब अपलोड करते रहते हैं। बिल्कुल। तो सर यहाँ पर आपसे ये जानना चाहूँगी कि 9 मई 2026 को ये जो दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत होने वाली है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? 9 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में किया जा रहा है। हर वर्ष 4 राष्ट्रीय लोक अदालत की जाती हैं, ये 2nd राष्ट्रीय लोक अदालत है। इसका आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर, स्टेट के स्तर पर, जिला स्तर पर और तालुका स्तर पर भी किया जा रहा है। ओके। इसमें जो न्यायालय में लंबित मामले हैं, जो प्री लिटिगेशन मामले हैं, इनका समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाता है। ओके। इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा वादकारी को ये रहता है कि अगर उनका मामला लोक अदालत में निस्तारित किया जाए तो जो वो कोर्ट फीस जमा करते हैं कोर्ट में, वो कोर्ट फीस भी वापस कर दी जाती है। अच्छा। तो इसका ये बेनिफिट रहता है, एक तो उनका समय बचता है क्योंकि लोक अदालत में मामला निस्तारित होने के पश्चात जो कोर्ट में समय लगता है वो बच जाता है जी। दूसरा, उनको आर्थिक लाभ भी होता है कि कोर्ट फी वापस हो जाती है। तीसरा, इसका ये फ़ायदा होता है क्योंकि समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाता है तो पक्षकारों के मध्य में रिलेशन भी ठीक रहते हैं। जी बिल्कुल। तो इससे सभी का फ़ायदा होता है और न्यायालय में लंबित वादों का भी जो बोझ न्यायालय पे वादों का है वो भी कम होता है, कम हो जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो मनु जी, हम आपसे यहाँ जानना चाहेंगे कि अगर हम दूर दराज इलाकों या ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो क्या यहाँ पे भी लोक अदालतों की जो पहुँच है वो सुनिश्चित हो रही है?
जी, बिल्कुल। दूर-दराज़ के जो ग्रामीण अंचल है और हमारा फ़ोकस एरिया ही वही रहता है। जी। देखिए, क्योंकि सिंस एक उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ी स्टेट है और यही सब स्टेट्स के साथ भी है, क्योंकि आपका जो एरिया है बहुत फैला हुआ है। जी। लेकिन जो दूर-दराज़ के गाँव हैं, ग्रामीण अंचल हैं, उनमें लगातार लीगल एड कैंप्स लगाए जाते हैं और प्रत्येक कैंप में, चाहे कैंप किसी भी विषय पर हो, लेकिन लोगों को ये जानकारी दी जाती है कि अगर आपका मामला न्यायालय में लंबित है और वो इस प्रकार की श्रेणी में आता है कि उसको लोक अदालत में सुलझाया जा सकता है, तो आगामी लोक अदालत में आप अपने मामले को न्यायालय में जाकर, स्वयं जाकर, या फिर आप अपने अधिवक्ता के माध्यम से जाकर, और या फिर आप जो है आप अपने जो डीएलएसए है, आपका डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, उसके जी। सचिव को कॉन्टैक्ट करके आप अपने मामले को लोक अदालत में फिक्स करवा सकते हैं। प्री लिटिगेशन में भी अभी जैसे चाहे मामला आपका थाने में आया है, देखिए एक एप्लीकेशन आई, लेकिन क्योंकि पुलिस को पता है कि अब ये पारिवारिक विवाद है, तो वो जी। एप्लीकेशन जो है प्री लिटिगेशन में चली जाती है और वहां से कॉन्सिलिएशन की कोशिश की जाती है, ताकि पक्षकार जो है वो आपस में समझौता करे और सीधे एक क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड ना हो, क्योंकि पारिवारिक विवाद है। तो इसी तरह से अन्य मामले भी जहाँ पर सुटेबल केसेस हैं वो प्री लिटिगेशन में आते हैं। तो दूर-दराज के आंचल में मैं ये समझती हूँ कि शायद हो सकता है शहरी क्षेत्र के लोगों को इस बारे में कम पता हो, क्योंकि जब आपको ये पता रहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तो लखनऊ में रह रही हूँ और अस्पताल भी पास है, जी। तो शायद मैं उतनी संभल के ना रहूँ। ग्रामीण आंचल में लोगों को ज़्यादा पता है, क्योंकि उनको पता है कि कोर्ट भी कम है और कोर्ट भी दूर है और हमारे पास इतना समय भी नहीं है। तो वो किसी भी तरह के पैम्फलेट में जो जानकारी दी जाती है, और जो भी मतलब आप ये जब कभी किसी लोक अदालत में आप स्वयं आए, मैं आपको मतलब बुलाती हूँ कि आप किसी भी यूपी की किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आए और देखें, तो आप देखेंगे कि ग्रामीण अंचल के ही लोग वहाँ पर ज़्यादा हैं। हम लोग हेल्थ कैंप्स का भी ऑर्गेनाइज करते हैं साइमल्टेनियसली, चाहे वो मतलब और डिफरेंट तरह के स्टॉल्स भी लगते हैं, जेल की बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, चाहे किसी एनजीओ के बने हुए प्रोडक्ट्स हैं। तो ये एक पूरा एक मतलब एक तरह से एक पर्व है, एक मेले का रूप है, और ग्रामीण अंचल के लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं और उनको ये जानकारी रहती है, जिसका भी कोर्ट से कोई वास्ता रहता है, उनको ये जानकारी रहती है कि लोक अदालत भी कोई एक प्रक्रिया है जिससे आसानी से उनका मैटर जो है वो सॉल्व हो सकता है। जी बिल्कुल। तो संजीव सर, यहाँ आपसे जानना चाहेंगे कि जो लोक अदालत है उसमें किस किस तरह के केसेस को सॉल्व किया जाता है। हम चाहेंगे कि आप इसे थोड़ा विस्तार से बताएं ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जान पाएँ इस बारे में। लोक अदालत में सिविल केसेस, पारिवारिक विवाद, वैवाहिक विवाद, बिजली, पानी, श्रम विभाग के जो विवाद होते हैं वो वाले केसेस, एक्सीडेंट क्लेम के केसेस। आजकल आप जानते हैं कि हाईवेज़ इतने बने हुए हैं, उसमें एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। जी। शहरों में भी ट्रैफिक इतना हो गया, एक्सीडेंट होते हैं। तो जब एक्सीडेंट होते हैं उसका क्लेम फाइल किया जाता है, जिसको डिसाइड करने में कोर्ट में काफ़ी समय लगता है। तो लोक अदालत में जब उसका समझौते के आधार पर डिसीजन होता है तो वो जल्दी डिसाइड हो जाता है और जो इफ़ेक्टेड पार्टी है उसको क्लेम भी मिल जाता है, मुआवजा मिल जाता है। ओके। इसी प्रकार से ट्रैफिक चालान के केसेस, इनका भी समझौते के आधार पर लोक अदालत में निस्तारण किया जाता है। हम जब ट्रैवल करते हैं, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली कहीं हमारा चालान हो जाए तो हमें जाके उसको फॉलो अप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। तो हम इसके लिए अपने एडवोकेट को ऑथराइज़ कर सकते हैं, वो लोक अदालत में समझौते के आधार पर ट्रैफिक चालान का भी निस्तारण करा सकता है। बिल्कुल। तो आपने यहाँ परिवार की भी बात की, परिवार की जो विवाद होते हैं, किस तरह के विवाद इसमें सॉल्व किए जाते हैं? जैसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं जी। डाइवोर्स के डिस्प्यूट्स होते हैं, मेंटेनेंस के डिस्प्यूट्स होते हैं, ये फैमिली कोर्ट्स में बहुत ज़्यादा आजकल पेंडिंग है। इनमें अगर कोर्ट में चले तो टाइम लगता है, क्योंकि दोनों पार्टी को सुना जाता है, बिल्कुल। एविडेंस लिया जाता है, उसके बाद ही इसमें डिसीजन हो पाता है। यदि दोनों पार्टीज़ इस बात पे एग्री कर जाएं और लोक अदालत में इसका निस्तारण किया जाए तो दोनों के लिए विन विन पोजीशन होती है। मामले का निस्तारण हो जाता है और निस्तारण भी पार्टियों के समझौते के कारण होता है, तो उनके मध्य जो एक रिलेशन है वो भी अच्छे बने रहते हैं। तो इसका ये फ़ायदा रहता है। बिल्कुल, शुक्रिया। मनु जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या आप अपने राज्य के लोक अदालतों के कुछ सफल उदाहरण हमारे साथ साझा कर सकती हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर
कोई मतलब जैसे, क्योंकि सिंस हम लोग राज्य स्तर पर जिस दिन लोक अदालत होती है या उससे पहले भी हम लोग अत्यधिक व्यस्त रहते हैं, क्योंकि हमें केसेस का डिस्पोजल करना रहता है। जी। तो अगर आप लोग हर जिले में जाएं और उसको रिकॉर्डिंग करें, तो मैं ये समझती हूँ कि ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड से कम नहीं होगा, क्योंकि किसी भी देश में इतने मामलों का नंबर ऑफ केसेस प्लस नंबर ऑफ जो सेटलमेंट्स हैं वो मैं नहीं समझती कि होती होंगी, और जितना कि जो राष्ट्रीय लोक अदालत का एक आंकड़ा रहता है। और यूपी की बात की जाए तो यूपी के आंकड़े भी बहुत बड़े आंकड़े होते हैं। जब शाम तक वो, क्योंकि जिस तरह से जब जैसे रिजल्ट डे होता है, उसी तरह से हम लोग अपने जो हमारा मुख्यालय है उसमें बैठे रहते हैं, वहां पर हमें पता लगता है कि इतने केसेस हो रहे हैं, इतने केसेस हो चुके, इतने केसेस हो चुके। तो और वो स्मॉल स्मॉल नंबर जब वो बड़े होते हैं और वो बहुत एक बड़ा नंबर बनता है, और छोटे छोटे हमारे पास दृष्टांत है। जैसे जब मैं इस अथॉरिटी में नहीं थी एज अ जुडिशियल ऑफिसर, जब हम लोग जिले में ऑर्गेनाइज करते थे, तो मैं ये देखती थी कि जिस समय जिला जज जो है, जो चेयरमैन होते हैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के, वो एक मुआयना करते हैं पूरे अपने जो कैंपस है उसमें, परिसर में घूमते हैं, चाहे वो बैंक्स के स्टॉल्स हों या और अन्य प्रकार के जो वहाँ पर स्टॉल्स लगते हैं। तो स्पेशली बैंकिंग के स्टॉल्स में लोग आते हैं जो थोड़े थोड़े पैसे लेके आते हैं कि देखिए सर, हमने जो है, क्योंकि वहाँ उनको एक संवाद करने का मौका मिलता है। वो बताते हैं कि हमारा इतना पैसा मांग रहे हैं, ये हमने तो इतना पैसा दे भी दिया इनको, इतने में सेटलमेंट कर लीजिए, मे बी 10,000 20,000 में सेटलमेंट कर लीजिए। तो हमारे जो जिला जजेस है उनका भी बहुत प्रयास रहता है कि वो बैंक से कहें कि नहीं, आप इतना करिए, ये पूरा मामला वो समझते हैं। तो और जैसे बहुत सारे केसेस अभी सोनभद्र में एक वन टाइम सेटलमेंट में 2,90,000 उसको पैसा देना था, लेकिन वो 70,000 में लोक अदालत में सेटलमेंट हुआ। तो एक तरह से ये बैंक के लिए भी एक बेनिफिट हुआ, उनका एनपीएस नहीं हुआ, और एक जो व्यक्ति है, क्योंकि हम लोग, हमारी परंपरा है कि हम लोग कर्ज मुक्त अपना जो है जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। तो जो आम लोग हैं वो चालान से भी डरते हैं, आम लोग सम्मन से भी डरते हैं, आम लोग नोटिस से भी डरते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास झांसी में 6 मुकदमे थे, जो कि मतलब जिनमें जो पक्षकार है वो लगभग डिवोर्स की उनके केसेस थे, और वो अलग अलग हो रहे थे, लेकिन उन केसेस में सेटलमेंट हुआ, पक्षकार एक साथ गए। इसी तरह से विभिन्न जिलों में किसी में 22, किसी में 16, और वन टाइम सेटलमेंट में नंबर ऑफ केसेस जो हैं हमारे सेटल होते हैं। तो मतलब एक तरह से ये एक मतलब जो हमारी, आप जैसे ये मुझे पूछ रहे थे कि आप किस तरह से इसको एडवर्टीज करते हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि हम लोगों की सक्सेस स्टोरीज, जो वर्ड ऑफ माउथ है, जो लोग वहां से सेटल करके जा रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जैसे अगर बिल्कुल मैम, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और बहुत सारी, आई एम श्योर आपके पास ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज होंगी जिनसे फ़ायदा होता है एक आम आदमी को। तो यहाँ सर आपसे हम ये जानना चाहेंगे, अभी आपने बताया कि किस तरह के केसेस लोक अदालत में आते हैं, आपने बताया कि फैमिली केसेस होते हैं या सिविल केसेस आते हैं, तो क्या हम माने ये जो केसेस लोक अदालत में आते हैं, जब इनकी सुनवाई होती है, तो क्या जो इसके लिए लोक अदालत में फैसले किए जाते हैं वो फाइनल माने जाते हैं? देखिए, लोक अदालत में जो भी फैसले किए जाते हैं वो पार्टियों के मध्य समझौता होने के आधार पर ही किए जाते हैं। ओके। तो जो लोक अदालत का निर्णय है वो पक्षकारों पर बाइंडिंग है। अच्छा। लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध पक्षकार कोई भी अपील योजित नहीं कर सकते हैं, मतलब आगे कहीं पर अपील और नहीं कर उसके अगेंस्ट नहीं कर सकते हैं। ओके। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होता है कि एक मामला उसी स्टेज पे डिसाइड हो जाता है। अगर लोक अदालत की जगह यही मामला कोर्ट में डिसाइड हो, तो अगर सेशन कोर्ट में हो उसकी अपील हाई कोर्ट जाएगी, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएगी। उससे पक्षकारों का भी समय वेस्ट होता है, कोर्ट में भी केसेस का बर्डन बढ़ता है। जी बिल्कुल। दूसरा, अगर लोक अदालत में पक्षकारों के मध्य समझौता नहीं हो पाता किसी कारण से, तो उसको मामले को वापस न्यायालय में भेज दिया जाता है। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि पक्षकारों पे कोई प्रेशर है कि आप मामले को डिसाइड ही करिए। अगर वो डिसाइड कर लेंगे उनके लिए विन विन सिचुएशन है, उनका समय बचता है, उनको आर्थिक रूप से भी लाभ होता है, और उनके मध्य रिलेशन भी ठीक रहते हैं। बिल्कुल। पर अगर किसी वजह से उसका समझौता ना हो सके तो मामले को न्यायालय में निस्तारण के लिए वापस भेज दिया जाता है। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। बिल्कुल। तो मनु जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हम लोक अदालत की अगर बात करें तो यहाँ आने वाले मामलों में सबसे ज़्यादा जो विवाद होते हैं वो क्या होते हैं? जहाँ तक विवादों की बात है, तो मैं आपको ये बताऊं कि पारिवारिक विवाद जो है उनकी संख्या बहुत अधिक होती है जी। और पारिवारिक विवाद में, क्योंकि न्यायालय भी देखिए, आप किसी भी स्टेज पर न्यायालय जो है वो हार नहीं मानता है,
उनको लगता है कि चाहे वो स्टेज आर्ग्यूमेंट की स्टेज है, चाहे वो फैसले की स्टेज है, अगर हम यहाँ से भी पक्षकारों को वापस भेजें और वो आपस में उनका एक अंडरस्टैंडिंग बने कि किस तरह से वो अपना विवाद सुलझाना चाहते हैं, वो क्या सेटलमेंट चाहते हैं, अगर वो अलग हो रहे हैं तो वो क्या सेटलमेंट चाहते हैं, अगर वो साथ जाना चाहते हैं, तो मतलब ये एक कॉन्टिन्यूस प्रक्रिया है। फैमिली कोर्ट के मैटर्स अत्यधिक नंबर में आते हैं और उनमें जो है समाधान भी लोक अदालत में बहुत अधिक होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपस में आपका एक जब, क्योंकि पक्षकार कभी भी आमने सामने एक दूसरे के रहते नहीं है, एक दूसरे से उनकी बातचीत नहीं हो पाती है, वो या तो वकील के माध्यम से बात कर रहे हैं या अन्य लोग जो पहुंचा रहे हैं चीज की, हाँ उसने ऐसा कह दिया या आपकी पिटीशन में ऐसा लिख दिया है या वो अच्छा नहीं चाह रहे हैं। लेकिन पक्षकार जब आपस में बैठते हैं, कोर्ट कहता है कि नहीं आप जाइए, आप जाके एक बार एक प्याला चाय पी के आइए, कॉफी पी के आइए एक साथ जाके, तो जब वो बात करते हैं तो मुझे लगता है कि जो एक कोल्डनेस है वो खत्म होती है। और वहीं पर एमबीसीटी के केसेस, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल भी एक ऐसा जो विषय है जिसमें कोर्ट्स का बहुत ये वो प्रेशर रहता है। कोर्ट्स भी मतलब मैं प्रेशर नहीं कहूंगी, कोर्ट भी इस चीज पे बल देता है कि एमएससीटी के केसेस भी चाहे वो देखिए कोर्ट में आने से पहले ही सुलझ जाने चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने मैम, बिल्कुल यहाँ पे आपने ठीक कहा। तो सर आपसे यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि लोक अदालतों के माध्यम से न्याय प्रक्रिया क्या हम कहें कि तेज़ और सस्ते बनाने में इसमें काफ़ी सफलता हमें हासिल हुई है? देखिए, लोक अदालत ने न्यायिक प्रक्रिया को सस्ता व त्वरित बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं आपको कुछ डिटेल्स और कुछ फिगर्स बताऊंगा जिसके बारे में जान के आपको बहुत ही खुशी होगी। वर्ष 2023 से 2025 के मध्य 12 राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इसमें लगभग 26 करोड़ मामलों का निस्तारण किया गया। 26 करोड़ मामले। इसमें न्यायालय में लंबित मामले व प्री लिटिगेशन दोनों ही मामले हैं। इसी प्रकार से परमानेंट लोक अदालत द्वारा लगभग 10 लाख मामलों का निस्तारण किया गया है। और राज्य लेवल पे भी लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। जैसे हम अभी 26 करोड़ मामलों की बात कर रहे हैं, ये राष्ट्रीय लोक अदालत थी। इसी तरह से राज्य स्तर पर भी लोक अदालत का आयोजन करती हैं। डिफरेंट स्टेट्स अलग अलग समय पे करती हैं। तो राज्य स्तर पर आयोजित लोक अदालत में लगभग 40 लाख मामलों का निस्तारण किया जा चुका है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इतने मामलों का निस्तारण, जिसमें प्री लिटिगेशन मामले, न्यायालय में लंबित मामले हैं, इससे न्यायालय में जो केसेस पेंडिंग है उनका बहुत बोझ कम हुआ है। बिल्कुल ठीक कहा। तो सर यहाँ पर एक सवाल और बनता है कि अब हम डिजिटल होते जा रहे हैं, तो क्या अब डिजिटल या ऑनलाइन लोक अदालत की भी किसी तरह की कोई व्यवस्था की गई है कि घर पे बैठे ही लोग जो है इस पे अपना समाधान ढूंढ सके? देखिए, ई लोक अदालत हर जगह स्थापित की जा रही है। इसका मैं आपको एक बैकग्राउंड देता हूँ। वर्ष 2020 में सबसे पहले ई लोक अदालत मध्य प्रदेश में स्टार्ट की गई थी। अच्छा। आज के समय में ये लगभग 27-28 स्टेट्स में ई लोक अदालत स्थापित की जा चुकी है। इसमें कोई भी व्यक्ति जो कहीं दुर्गम क्षेत्र में रहता है, लोक अदालत में कोर्ट में नहीं जा सकता है, तो वहाँ से ज्वाइन करके अपने मामले का निस्तारण करा सकता है। अच्छा। अभी तक लगभग 1 करोड़ 36 लाख मामलों का निस्तारण ई लोक अदालत द्वारा किया जा चुका है। इसमें से लगभग 1 करोड़ 20 लाख प्री लिटिगेशन मामले हैं। तो इससे हर आदमी को ये फ़ायदा है कि वो अपना काम छोड़कर, कोई दिहाड़ीदार हो, कोई गरीब आदमी हो, कोई बहुत दूर रह रहा हो, उसको अपना काम छोड़कर अदालत में नहीं जाना पड़ता है। वो ऑनलाइन ज्वाइन करके ई लोक अदालत में अपने मामले का निस्तारण करा सकता है। जी, आसान कर दिया गया है पहले से। बिल्कुल मनु जी, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 9 मई को होने वाली लोक अदालत को लेकर आप जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं जो आगामी लोक अदालत है उसमें ये सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप लोग जो है आए, न्यायालय के समक्ष आए। अगर आपका मामला न्यायालय में लंबित है या अगर आप प्री लिटिगेशन की स्टेज पर हैं तो आप डीएलएसए में भी अपना प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। आपके मामले में दूसरी पक्षकार को नोटिस जारी होंगे और उनको जो है सुनवाई करके आपस में अगर कोई समाधान निकलता है तो उसका समाधान किया जाएगा और अधिकाधिक मामलों का निस्तारण होना चाहिए। आप अपने समय की वैल्यू करिए और उसी तरह से हम लोग आपको मतलब आपका जो है ये एक पर्व है, इस पर्व का हिस्सा बनिए और अपने मामले का निस्तारण करवाकर आप खुशी खुशी न्यायालय से वापस जाइए और अधिकाधिक मामले इसमें मुझे उम्मीद है कि हम कर पाएंगे, इसका निस्तारण हो पाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो सर यहाँ पे आपसे भी हम छोटे से में जानना चाहेंगे कि आप युवाओं को क्या कहेंगे ताकि वे लोक अदालत के बारे में जानें और ज़रूरत पड़ने पर इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें? मैं आम जनता से, युवाओं से, सभी लोगों से अपील करूंगा
कि उनके जो भी विवाद हैं, जो भी मामले हैं, उनका निस्तारण कराने के लिए वो लोक अदालत में आएँ, लोक अदालत का उपयोग करें। जी। जैसे मैंने पहले भी बताया कि लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर मामलों का निस्तारण किया जाता है। इससे सभी लोगों का जो पक्षकार है उनका समय बचेगा, उनको आर्थिक लाभ होगा, और जब एक बार समझौते के आधार पर मामले का निस्तारण होता है तो उनके मध्य रिलेशन भी ठीक रहते हैं। बिल्कुल। तो उनको लोक अदालत का जो 9 मई को लोक अदालत की जा रही है, इसका पूरा उपयोग करें। जो उनके मामले न्यायालय में लंबित हैं, उनका जो प्री लिटिगेशन मामले हैं, कई बार आपका वाटर कनेक्शन, बिजली, पानी, इनके भी मामले होते हैं, ये सब मामलों का निस्तारण लोक अदालत में आके कराएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, आपने आपका। बहुत अच्छी जानकारी दी। तो लोक अदालत न्याय आपके द्वार विषय पर संजीव पांडे जी, HGS मेंबर सेक्रेटरी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी से हमारे साथ आप जुड़े हुए थे और हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज हमारे साथ आपने साझा की। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने डॉक्टर मनु कालिया जी, लोक अदालत न्याय आपके द्वार पर विषय पर हमसे जो जानकारी साझा की है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मैम।